हेलो एवरीवन, आज की डेट है 10th ऑफ जुलाई 2025। आइए शुरुआत करते हैं आज के मेजर आर्टिकल से। इंडिया ब्राजील रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बुल्गारिया ने ज्वाइन किया है यूरोजोन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड न्यांगी आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, अफ्रीका के कोस्ट पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। थोड़ा इंडिया ब्राजील की पार्टनरशिप की हिस्ट्री समझते हैं। 1948 में जब ये दोनों देश आजाद हुए थे नए नए, तो इनकी डिप्लोमैटिक जो रिलेशन है उसकी शुरुआत आपको यहीं से होती हुई दिखती है। जब ब्राजील आजाद हुआ उसके बाद से ही हमारे डिप्लोमैटिक रिलेशन क्या हो गए, शुरू हो गए। इसके बाद हम कई सारी फॉरम में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्योंकि हम दोनों के उस समय जो कॉलोनियल घाव थे वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अपनी चरम पे थे, तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नाम में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 2006 आते आते हम एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी फोकस करने लगते हैं, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री, या आप कह सकते हो मल्टीलेटरल, इन सभी एरियाज में एक दूसरे के साथ हम कॉपरेट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कई मल्टीलेटरल फोरम में हम एक दूसरे के साथ हैं, जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अभी जैसा आप सभी को पता है कि 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने यहाँ पर साउथ अमेरिका की इस कंट्री में पहुंचे थे, ब्राजील में। तो इस मीटिंग के दौरान कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट हुए और इन बायलैटरल रिलेशंस के बारे में ही हमारी ये डिस्कशन है। सबसे पहले कि हम कॉम्बैट करेंगे टेररिज्म को, मतलब टेररिज्म को खत्म करने के लिए यहां पर हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। हम अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्राजील के साथ शेयर करेंगे, खासकर यूपीआई। देन यहां पर एक दूसरे के साथ एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। एंड हम यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जिसमें DPIIT जो आपका डिपार्टमेंट है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। अब इसमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट आपकी कुछ इस तरह से रही है। इस अनाउंसमेंट में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि हम आपस में ट्रेड को बूस्ट करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं कि भाई ये इंक्रीज हो आपका बायलैटरल ट्रेड अप टू $20 बिलियन तक, और इसको अचीव करना है बाय 2030। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। इस मैकेनिज्म के थ्रू हम मॉनिटर करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, मतलब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक मेजर फोकस रहेगा। एक दूसरे के देशों में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करना चाहते हैं। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमने कहा कि भाई आप हमारे यूपीआई यूज कर सकते हो, तो इसके ऊपर हमारा फोकस था। देन हमने डिप्लोमेसी के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर फोकस करने के लिए कहा। भाई ग्लोबल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा चल रहे, चाहे यूक्रेन की बात हो, चाहे वेस्ट एशिया की बात हो, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई ग्लोबल डिस्प्यूट सिर्फ डायलॉग से सॉल्व हो सकते हैं या आपके डिबेट्स के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी लाइक कि आप वॉर से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हमने डिबेट एंड डिप्लोमेसी को यहाँ पे यूज करने के लिए कहा है। तो कहते हैं कि भाई देखो, अपना अभी जो ट्रेड है इनके साथ वो है $15 बिलियन के आसपास का। अब गोल है कि $20 बिलियन अगले 4-5 साल में हम लेके आए। अब इस ट्रेड में भी हमारा मेजर फोकस है फार्मा के ऊपर, जो कि हमारा हमेशा से एक अच्छा पार्ट रहा है। ऑटोमोबाइल्स रिसेंट टाइम में इंडिया का काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। एंड इवन मशीनरीज के ऊपर ब्राजील क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम क्रूड ऑयल यहाँ से खरीद सकते हैं ब्राजील से। हम शुगर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, शुगर अपने यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा होता है, शुगर बीन हम फोकस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम इसमें पूरे में ये भी कह सकते हैं कि देखो अपने पास एक मौका भी है। अब क्योंकि यहाँ की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है मर्कसोर, इसका पार्ट है आपका ब्राजील। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ब्राजील हमारी हेल्प करे कि हम इन
ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें, जहां पर अपनी जो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, एग्रोकेमिकल्स हैं, इनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब हम दोनों ने एक दूसरे की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए वाव किया है, एंड कई सारी हम मल्टीलेटरल फोरम में एक दूसरे के साथ बातचीत करते ही रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम ब्रिक्स में एक दूसरे के साथ हैं, इसके अलावा G20 में एक दूसरे के साथ हैं, देन हम इब्सा में यानी ये इंडिया ब्राजील साउथ अमेरिका में एक दूसरे के साथ हैं, और बेसिक जो क्लाइमेट चेंज से डील करती है हम उसमें भी एक दूसरे के साथ हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई इसके साथ साथ हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी, एंड जो इंडिया का डायस्पोरा है उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिससे हमारी पीपल टू पीपल टाई इंप्रूव हो एंड कल्चरल एक्सचेंज हो, लाइक योगा के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, कुजीन के थ्रू, खाने पीने की चीज़ों के थ्रू। तो वो चीज़ हम यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं। तो ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है इंडिया का, खासकर इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ पे ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करें तो हम दोनों ही एक मेजर प्लेयर हैं। एक दूसरे से बेनिफिट ये मिलेगा कि एविएशन और आपके एग्रीकल्चर को यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है, एंड दोनों को इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। देन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यहाँ पर एनर्जी के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्राज़ील, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने पूरी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में कर रखा है, तो इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। देन ब्राज़ील एक आप ये कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरे साउथ अमेरिका से हमें कनेक्ट कर सकता है, एंड ब्राज़ील एक की प्लेयर भी है क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन में। तो इन सब चीज़ों में आप ये मान के चलो कि हमारा एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब आपस में डायलॉग प्रमोट करने के लिए आप रेगुलर हाई लेवल विजिट्स को प्रमोट करो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी प्रमोट कर सकते हो, डिफेंस टाइज आप इंप्रूव कर सकते हो। देन मल्टीलेटरलिज्म की एडवोकेसी हम दोनों ही करते हैं, तो हम रिफॉर्म की बात कर सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर, इवन क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमी, जिससे और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी एक दूसरे को, एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट के ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बुल्गारिया आपका 21st मेंबर बन गया है यूरोपियन यूनियन का। अब यहां पे इसकी जो करेंसी है वो हो जाएगी यूरो, एंड इवन अगर आप बात करें तो ये अभी इमीडिएटली नहीं होगा, जनवरी मंथ जो है आपका जैन 2026 इससे ये इसका पार्ट बन जाएगा। तो बुल्गारिया अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ईयू का पार्ट था सिंस 2007। उसके बाद अगर हम बात करें करेंसी बोर्ड की, तो ये काफ़ी समय से ही, जैसे इनकी जो बुल्गारियन करेंसी थी वो काफ़ी समय से ही यूरो को पेग करके रख रही थी, एंड कहीं ना कहीं इनको अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यूरोजोन क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसे समझो। यूरोजोन वो एरिया होता है जहां पर आपकी यूरो आपकी ऑफिशियल क्या बन जाए, करेंसी बन जाए। अभी तक ये इनकी करेंसी अलग हुआ करती थी, अब यूरो इनकी क्या हो जाएगी, ऑफिशियल करेंसी हो जाएगी। तो ऐसे 20 मेंबर हुआ करते थे पहले, जो मतलब आप एक मान के चलो कि पहले 20 मेंबर हुआ करते थे जिनकी यूरो आपकी एक बेसिक करेंसी थी, एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक पूरी तरह से मैनेज करता था इनकी मॉनेटरी पॉलिसी को, कि भाई पूरे इस 20 कंट्री के लिए एक ही मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, आपस में ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। मतलब इस आपके बैंक का काम क्या था, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी प्राइस स्टेबिलिटी एक इसका पार्ट था। फिर फाइनेंसिस को साउंड रखना, मतलब आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट के डेफिसिट को अपने कंट्रोल में रखना, एंड एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, एंड साथ के साथ इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। तो ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती है बुल्गारिया के केस में। तो देखो इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, जैसे ऑस्ट्रिया है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आप अभी अपने प्राइम मिनिस्टर सिप्रस की विजिट पे गए थे, वो आ गया आपका, क्रोएशिया आ गया, एस्टोनिया आ गया, कई सारी कंट्रीज हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया एंड स्पेन। तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर यूरो एक आपकी
आप ये कह सकते हो कि कॉमन करेंसी के तौर पे रजिस्टर्ड है। अब इससे बुल्गारिया को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कहते जी सबसे पहले तो आप ये समझ के चलो, ये जो बुल्गारिया है, इससे बुल्गारिया की स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बुल्गारिया के अंदर। फिर इससे आप कह सकते हो कि एलिमेंट कर दोगे आप करेंसी कंजर्वेशन कॉस्ट, कि भाई आपको अपनी करेंसी को जो कंजर्व करने के लिए आपकी कॉस्टिंग पड़ रही थी, तो यहाँ पर आपकी वो कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। एंड आपका एक्सचेंज रेट का जो रिस्क रहा करता था, एक्सचेंज रेट का वो रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। एंड आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो बेटर एक्सेस ले सकते हो यूरोपियन बैंक के वेरियस मैकेनिज्म्स का, जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज को ये कंट्रोल करते हैं। एंड आप इंटीग्रेट कर पाओगे खुद को एज अ सिंगल मार्केट यूरोप की। तो इससे यूरोपियन यूनियन को क्या बेनिफिट होगा? कहते हैं यूरोपियन यूनियन को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, बट यस एक क्रेडिबिलिटी और एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी इससे प्रमोट होगी। कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट के बाद ये एक बड़ी घटना है जिससे आप किसी भी कंट्री को इसके साथ जुड़ते हुए देखते हो। तो याद रखना, मैच्योरिटी ट्रीटी जो है आपकी, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसके थ्रू 1992 में इसको नीदरलैंड में फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे आपने यूरोपियन यूनियन को बनाया था। ये फोर्स में आई थी 1993 में यूरोपियन यूनियन के तौर पे, एंड इन्होंने यूरो अपनी एक नेचुरल करेंसी बना दी। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन बनी, फिर आपकी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बनी, फिर यूरो को कॉमन करेंसी के तौर पे 1999 में इन्होंने लॉन्च किया। 3 पिलर हैं, जैसे यूरोपियन कम्युनिटी, इनकी सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी काफ़ी अच्छी रहती। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगी, जिस भी देश के साथ बात करेंगे एक साथ करेंगे। और जस्टिस और होम अफेयर ये आपका कॉमन रहेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट बनेगी आपकी, एंड ओवरऑल यूरोपियन सिटीजन जो है वो एक आइडेंटिटी इन्होंने बिल्ड करी है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल के बारे में क्यों बात करें? एक रेयर साइट में हमें हॉर्नबिल देखने को मिला, कहां पर? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, केरला में। तो इसके बारे में मेजर इंफॉर्मेशन ये, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। लार्जेस्ट हॉर्नबिल स्पीशीज है, आप ये कह सकते हो। एंड मैसिव येलो एंड आपके लाइक ब्लैक, कुछ इस तरह के कलर का ये दिखता है। वैसे ये आपको वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दोनों में ही देखने को मिलता है। जनरली एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस वैली में आपको देखने को मिलेगा, जैसे सेलेंट वैली, आपकी नीलिमपथी, एंड और बहुत सारी, जैसे पंबाबिकुलम टाइगर रिजर्व्स, और बहुत सारे एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है। अब मेजर जो इनको थ्रेट देखने को मिल रहे हैं कि भाई किस कारणों से इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, तो डेजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्टेशन आपका एक मेजर कारण है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनके नेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। फिर हंटिंग एंड पोचिंग एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। देन आप ये मान के चलो कि लाइक इनके रिप्रोडक्शन रेट में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। 1 से 2 एग्स की जो आपको ब्रीडिंग साइकिल में, ये एक से 2 एग ये प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडिंग साइकिल में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट नहीं है, तो इससे भी ये इनकी डेथ हो रही है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हमारी डिस्कशन होगी एक आइलैंड के बारे में, न्यामगिरी, न्यामगई जो आइलैंड है, यहाँ पर सीरिलियन के बिल्कुल आप ये कह सकते हो कोस्टल एरिया में लोकेटेड, यहाँ पर बिल्कुल टर्टल आइलैंड के जो आर्किपेलागो है उसका पार्ट है। ये अटलांटिक में खुलता है आपका। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण इस एरिया में बहुत ज्यादा इरोजन देखने को मिल रहा है, एंड जिससे आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 2/3 इस एरिया का जो साइज है वो श्रिंक कर चुका है। एंड लास्ट 10 सालों के अंदर एंड कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में जो राइज ऑफ सी लेवल देखने को मिलेगा और बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, उसकी वजह से ये पूरा एरिया अब डैमेज हो सकता है। तो इस कंट्री की बात करें तो ये गुयाना आ गया आपका, लिब्रिया आ गया आपका, तो इनके साथ ये बॉर्डर आपको शेयर करता है और खुलता है किसके अंदर? अटलांटिक के अंदर। तो ये चीजें जो है आपको ये ध्यान में रखनी थी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।